आज जो हमारा टॉपिक है ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑडिट के सब्जेक्ट के लिए, दैट इज़ ऑडिट मटेरियलिटी। इसके ऊपर जो इंटरनेशनल स्टेटमेंट ऑन ऑडिटिंग है या आईएसए है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, इसका जो नंबर है दैट इज़ 320। सो मैं लेट मी अलो मी टू शेयर स्क्रीन फर्स्ट। मैं इसमें एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए तैयार की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इसको अच्छे से इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। सो ऑडिट मटेरियलिटी के ऊपर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है दैट इज ISA 320। नाउ मटेरियलिटी जो होती है, इनफैक्ट इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जनाब, ऑडिटर जो होता है वो ऑडिट प्रोवाइड्स रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। रिमेंबर, हमने जो इनिशियल हमारा टॉपिक था ऑडिटिंग का, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इट टू is to enable the auditor to express an independent opinion on the financial statements, whether or not they give a true and fair view of the state of affairs of the entity. अब देखें कि जो ऑडिटर की जो होती है ओपिनियन होती है, वो रीजनेबल हद तक होती है, रीजनेबल एश्योरेंस होती है, कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होती। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं होती? ड्यू टू द सर्टेन इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ द ऑडिट। ठीक है, तो अब ऑडिट प्रोवाइड्स रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। नाउ व्हाट इज मटेरियल? मटेरियल क्या होता है? इंफॉर्मेशन इज मटेरियल इफ इट्स ओमिशन or misstatement could influence the economic decisions of the users taken on the basis of such particular financial statements. Now, जब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, we have already discussed इंफॉर्मेशन का मतलब होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास बैलेंस शीट आती है, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आती है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट आता है, हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स आती है, हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आती हैं, हमारे पास नोट्स टू स्टेटमेंट्स भी इसमें आ जाते हैं। नाउ इंफॉर्मेशन इज मटेरियल इफ इट्स ओमिशन। नाउ व्हाट इज ओमिशन? मतलब भूल जाना। अगर हमने इससे पहले कुछ एरर्स भी डिस्कस किए थे जो कि आपने अपने अर्लियर सेमेस्टर्स में कवर किए होंगे, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो एरर होते हैं वो कितनी किस्म के होते हैं। उसमें 4 किस्म के होते हैं: एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड एरर ऑफ या कंपेंसेटरी एरर्स। सो एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन आप उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई बिल्डिंग परचेज की है तो उसकी जो जनरल एंट्री है वो ये होनी चाहिए, बिल्डिंग टू अकाउंट्स पेबल। अब अगर आपने उसको, इस जनरल एंट्री को आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, आप इसको ओमिट कर गए हैं, आप इसको भूल गए हैं, तो आप ये देखें कि एक तरफ से आपका बिल्डिंग जो एसेट है वो अंडरस्टेड हो गया, दूसरी तरफ से जो आपका अकाउंट पेबल है वो भी अंडरस्टेड हो गया है। इस एरर ऑफ ओमिशन से आपके ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। सो information is material if it's omission or misstatement. Now what is misstatement? Misstatement is something like untrue information. Misstatement is something like untrue information, false or incorrect information. किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। could influence the economic decisions of the users. अब यूजर्स की बात करते हैं। यूजर्स कौन से होते हैं? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं? इसमें आपके डेटर्स होते हैं, इसमें आपके क्रेडिटर्स होते हैं, इसमें आपके सप्लायर्स होते हैं, इसमें आपके बैंक्स होते हैं, इसमें गवर्नमेंट खुद होती है या गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स या टैक्सेशन पॉलिसीज के लिए, इसमें आपके एम्प्लॉइज होते हैं। ठीक है। Now materiality depends on the size of the item. On the size of the item or error judged in the particular circumstances of its omission or misstatement. अब हमें देखना पड़ेगा कि जो हमने एरर को जज किया या गलती को जज किया उसका साइज क्या है, क्योंकि मटेरियलिटी का एक हम लेवल सेट करते हैं इन रिलेशन टू ऑडिट प्लानिंग, कि हम किस हद तक किसी भी आइटम के अंदर एरर को या मिसस्टेटमेंट को एक्सेप्टेबल होगा हमारे लिए, ताकि हम जो टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क। सो हमें ये सेट करना पड़ता है, और ये अमूमन जो होता है 5 to 8% जो होता है, ये होता है एक्सेप्टेबल होता है ऑडिटर के लिए इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Thus, materiality provides a threshold or cutoff point rather than being a primary qualitative characteristic which information must have if it is to be useful. So एक कट ऑफ पॉइंट हम बना देते हैं, एक थ्रेशोल्ड बना देते हैं कि अगर किसी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर
5 to 8% का हमारे पास कोई डेविएशन होगी, कोई एरर्स होंगे या मिसस्टेटमेंट्स होंगी, तो दैट इज एक्सेप्टेबल फॉर द ऑडिटर। अब जो हम देखते हैं कि यूजर फोकस क्या है, मटेरियलिटी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स हमने अभी मैंने आपको इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि डेटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ मटेरियलिटी कैन बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। फाइन। क्वांटिटेटिव फैक्टर्स का मतलब है कि आपके पास एरर ऑफ कमीशन आ गई, एरर ऑफ प्रिंसिपल आ गई। क्वांटिटेटिव में जहां पे आप क्वांटिटी उसको ले लेते हैं, 5%, 8%, किस हद तक होता है आपको मटेरियलिटी का लेवल आपने सेट करना है। जबकि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो होती है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ये होती है कि आपने उसका एविडेंस जो होता है, ऑडिट प्रोसीजर्स या उसका जो एविडेंस होता है, उसकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या होगी। अब फॉर एग्जांपल ओमिशन के अलावा या मिस स्टेटमेंट के अलावा आपकी जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या हो सकती है, इम्प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। इम्प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, आप किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी को आप नहीं उसको प्रॉपरली अप्लाई किया। फॉर एग्जांपल अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर आपकी जो डेप्रिसिएशन की पॉलिसी है, अगर वो स्ट्रेट लाइन मेथड है, वो स्ट्रेट लाइन मेथड है और आपने उसको जनाब ट्रीट किया हुआ है, एक साल में आपने स्ट्रेट लाइन मेथड से किया, दूसरे साल में आपने रिटर्न ऑन वैल्यू से कर दिया है, तो ये इम्प्रॉपर एप्लीकेशन आ गई है। जरूरी नहीं होता आपको वंस आपको जो होती है, क्या नाम है इसकी, अकाउंटिंग पॉलिसी जो अडॉप्ट करती है, अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी अडॉप्टेड या अप्लाइड ऑन द कंसिस्टेंट बेसिस। ऐसे नहीं होगा कि पहले साल आपकी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी और सेकंड ईयर में जाके क्या हो जाएगी, रिटर्न डाउन वैल्यू हो जाएगी। ऐसे नहीं हो सकता। Hence, there are therefore no hard and fast rules. Need to consider multiple users and multiple bases. So materiality की जो percentage होती है, typically 1 to 5% for net income and less percentage for large bases such as assets and revenues. देखें इसका अगर आपका हाई रिस्क होगा, अगर आपका हाई रिस्क होगा तो क्यों होगा वो, ड्यू टू लो परसेंटेज ऑफ मटेरियलिटी लेवल सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन या बाय द ऑडिटर। मटेरियलिटी लेवल इज सेट always by the auditor during the course of external audit. Low risk is associated with high percentage of materiality level set by the auditor. Materiality level अगर मैं ज्यादा सेट करूंगा तो उससे मेरा जो परसेंटेज होगा लो रिस्क होगा, वो लो रिस्क का वो कम होगा। अगर मेटेरियलिटी लेवल परसेंटेज मैं कम करूंगा तो हाई रिस्क क्या होगा, रिस्क ऑफ एरर और मिस स्टेटमेंट से वो क्या होगा, ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये है कि जितना कम एविडेंस होगा उतना ही कम क्या होगा, आपकी एश्योरेंस होगी, एश्योरेंस ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज गिवन बाय द ऑडिटर एज एन एक्सटर्नल ऑडिट टू फॉर्म हिज ओपिनियन। ऑडिटर का काम क्या होता है, ऑडिटर का काम होता है कि आपने ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन फॉर्म करना होता है कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स टू अ फेयर व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ओके, अब मटेरियलिटी का जो इसका जो इन रिलेशनशिप होता है, एविडेंस होता है, वो कैसे होता है, अगर हम इंक्रीज इन मटेरियलिटी लेवल, फाइन, तो लेस एविडेंस, तो हमें कम से कम एविडेंस जो होगा वो चाहिए होगा। मटेरियलिटी शुड बी कंसीडर्ड बाय द ऑडिटर व्हेन, ओके, अब मटेरियलिटी का जो लेवल होता है वो ऑडिटर कब कंसीडर करता है, व्हेन डिटरमिनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। तो अगर हमने इसे अर्लियर वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा था कि नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स को हम कब डिटरमिन करते हैं, व्हाइल डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान। ठीक है, अब नेचर क्या होती है कि आपने ऑडिट क्या करना है, किस चीज का क्या ऑडिट प्रोसीजर्स आपने परफॉर्म करनी है। टाइमिंग का मतलब है आपने ऑडिट प्रोसीजर्स कब परफॉर्म करने हैं। एक्सटेंट का मतलब है कि आपने किस हद तक जो आपने ऑडिट प्रोसीजर्स हैं उनको फॉर्म करना है। अब ऑडिट प्रोसीजर जो किस हद तक का मतलब है कि आपने स्मॉल सैंपल साइज देना है या आपने थोड़ा सा बड़ा सैंपल साइज देना है फ्रॉम द पॉपुलेशन टू अप्लाई द ऑडिट प्रोसीजर्स। दूसरी इसमें चीज है इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट्स। अब in evaluating whether the effect of statements give a true and fair view or present fairly in all material respects, the auditor should assess whether the aggregate of uncorrected misstatements that have been identified during the audit is material. See, जब आपने एक लेवल सेट कर दिया, जब आपने मटेरियलिटी का एक लेवल सेट कर दिया कि हम इसको 1 to 5% अगर किसी भी हेड ऑफ अकाउंट में कोई डेविएशन है, कोई एरर है, तो उसको हम ओवरलुक कर देंगे एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर। फॉर एग्जांपल 5% हमने रिसीवेबल्स के हेड में कर दिया, 5% या 4% हमने पेबल्स के हेड में कर दिया, 5% हमने इसमें जो है
और किसी हेड में कर दिया, से के रेवेन्यूज के हेड में कर दिया, लेकिन इन दी एंड हम देखेंगे कि ये 5%, 4%, अगेन 3%, 4%, इसका जो कम्युलेटिव इफेक्ट होगा वो क्या होगा? एक आइटम का अकाउंट बैलेंस सिंगली तो इमटेरियल हो सकता है, बट जब उन चीजों का एक कम्युलेटिव इफेक्ट लिया जाता है तो वो दैट इज ऑलवेज मटेरियल, दैट बिकम्स मटेरियल। तो आप किसी फिर तमाम इन चीजों को ओवरलुक नहीं कर सकते। When aggregate uncorrected misstatements approach the materiality level, the auditor will consider reducing the risk. तो audit by performing additional procedure, जब इन तमाम चीजों का इन तमाम अनकरेक्टेड अमाउंट्स का जब जो कम्युलेटिव इफेक्ट होगा, जब वो हो जाएगा, क्या नाम है इसको, ज्यादा हो जाएगा या मटेरियल हो जाएगा फ्रॉम ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू, तो अब ऑडिटर ने क्या करना है? ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करना है, टू एन एक्सेप्टेबल लोअर लेवल। कैसे? अब वो मजीद ऑडिट प्रोसीजर्स इसके ऊपर परफॉर्म करेगा, अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स इसके ऊपर अप्लाई करेगा, और फर्दर इसके साथ क्या कर सकता है कि बाय रिक्वेस्टिंग मैनेजमेंट टू एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स। अब ना सिर्फ वो इसको अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को एनहांस करेगा, बढ़ाएगा, बल्कि अपने जो मैनेजमेंट है, जो हमारा क्लाइंट की मैनेजमेंट है, जो हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रही है ऑडिट, हम उनको एक मैसेज देंगे एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये फलां जगह पे, फलाने हेड ऑफ अकाउंट में, या इन रिसीवेबल के हेड में, या पेबल्स के हेड में, या आपके रेवेन्यूज के हेड में आपकी ये चीजें जो आ रही हैं, ये अब इनका इम्पैक्ट जो है हमारे मटेरियल है। अगर आप इनको सही कर लेते हैं तो फाइन, एल्सवाइज हमें जो अपनी रिपोर्ट को जो है वो चेंज करना पड़ेगा, एल्सवाइज हम अनेबल होंगे to give an independent opinion on your financial information। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके इन द एंड ऑफ द सी के इस ऑडिट मटेरियलिटी के आप इसके अंदर ये एक आपको एक एग्जांपल दे रही है। एन ऑडिटर डिस्कवर्ड एन ओवर स्टेटमेंट ऑफ 20,000 ऑफ इन्वेंट्री बाय वेरीफाइंग अ सैंपल ऑफ 100,000 वर्थ ऑफ इन्वेंट्री। द बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज 200,000। सी कि बैलेंस शीट अमाउंट जो है इन्वेंट्री का वो 200,000 है, लेकिन जो हमने सैंपल लिया है वो 100,000 है। इसका मतलब हमने 50% का ले लिया है, इसमें हमने मटेरियलिटी लेवल काफी बढ़ा दिया, 50% पे ले गए हैं। The preliminary material level set by the auditor is 30,000। अब इसमें जो ऑडिटर ने 30,000 का एक मटेरियलिटी लेवल सेट किया, अब आपने ये बताना है कि इफ मिसस्टेटमेंट इज मटेरियल और नॉट। ये तो एक आपके लिए एक्टिविटी होगी चैप्टर के हैंड पे। दूसरी तरफ मैं आपको थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि there is a positive relationship between materiality level and the audit risk। फॉर एग्जाम्पल, मेटेरियलिटी लेवल अगर हम बढ़ा देंगे 5 से 10%, 15%, तो उससे क्या होगा कि हमें ऑडिट एविडेंस जो मटेरियल अमाउंट्स के ऐसा गुजारे वो कम मिलेगा, लेकिन ऑडिट रिस्क क्या होगा, वो कम हो जाएगा, ऑडिट रिस्क भी होगा वो बढ़ जाएगा। मेटेरियलिटी लेवल अगर ज्यादा होगा, मेटेरियलिटी लेवल अगर ज्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको एक्सेप्ट, मैं 15 से 20% तक इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, अगर उसके अंदर डेविएशन है, ये वेरिएशन है, अगर मैं मेटेरियलिटी लेवल को बढ़ा देता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं जो डेविएशंस हैं वो ज्यादा एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो होगा ऑडिट एविडेंस मुझे कम मिलेगा, जो मुझे रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस होगा वो कम मिलेगा, और ऑडिट जो रिस्क होगा वो ज्यादा बढ़ जाएगा। ऑन द अदर हैंड, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियलिटी एंड द ऑडिट रिस्क। अगेन, अगर मैं मटेरियलिटी लेवल को बढ़ा देता हूँ, तो मटेरियलिटी लेवल को कम कर देता हूँ, सॉरी, मटेरियलिटी लेवल को अगर मैं कम कर देता हूँ तो ऑडिट एविडेंस क्या होगा, वो मेरे पास ज्यादा होगा। मतलब मैं अगर सिर्फ 5 to 8% तक मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इससे ज्यादा डेविएशन को एक्सेप्ट नहीं करता, इसका मतलब है कि मेरे पास अब ज्यादा चीजें पॉइंट आउट होंगी, मेरे पास ज्यादा चीजें पॉइंट आउट होंगी, तो मेरे पास ऑडिट एविडेंस ज्यादा आएगी। जब मेरे पास ऑडिट एविडेंस ज्यादा आएगा तो मेरे पास ऑडिट रिस्क कम होगा। अगेन ऑडिट रिस्क टू 3 टाइम हमने डिस्कस किया, लेकिन ये कि ऑडिट रिस्क इन डिटेल क्या होता है वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब इसका ऑडिट का अपना कंटेंट आएगा। ऑडिट रिस्क की छोटी सी इंफॉर्मेशन इसका मतलब आपको बता देता हूँ। ऑडिट रिस्क इज दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। ठीक है। सो ऑडिटर ने टू गिव रीजनेबल एश्योरेंस, अब उसको जो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं वो तकरीबन ये सारी चीजें जो हमने भी डिस्कस की हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास इसमें कुछ क्वेश्चंस हो, आपकी क्यूरीज हो, तो दैट शैल बी वेलकम। आपके लिए जो है ये प्रेजेंटेशन और आपको हैंडआउट जो है मैं इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ थ्रू CR। सो आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको इंशाल्लाह एड्रेस किया जाएगा जो हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, इस प्रेजेंटेशन के अलावा कहीं से भी पढ़िएगा ऑडिट मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट को। अगर आपको कोई भी चीज़ में समझ नहीं आए तो आप इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं वेलकम करूंगा आप लोगों के क्वेश्चंस को। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपना फैमिली का ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।